हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार और मैं डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। और ये वीडियो आपको अप्रोच करने वाली है बीएससी फाइनल ईयर के सिलेबस से लेके एमएससी के सिलेबस को, और साथ ही साथ हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम सीएसआईआर, नेट, गेट और आईआईटी जेईई के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम स्पेक्ट्रम के बारे में। स्पेक्ट्रम का सहारा क्यों लिया जाता है, क्यों स्पेक्ट्रम का हेल्प लिया जाता है, स्पेक्ट्रम के थ्रू हम क्या क्या बातें जान सकते हैं। तो स्पेक्ट्रम अलग अलग वेवलेंथ की होती है। जब हम किसी सैंपल के अंदर, हमारे पास यदि एक सैंपल है और इस सैंपल के अंदर हम यदि इंट्रोड्यूस लाइट को कराना चाहते हैं और लाइट जब इससे पास होकर जाती है तो मॉलिक्यूल्स की और लाइट के बीच इंटरेक्शन होती है, और इंटरेक्शन के थ्रू वहां पे एब्जॉर्बेंस या एक्साइटेशन या अलग अलग तरह के फिनोमिनल्स जनरेट होती हैं। और जब ये लाइट यहाँ से पास आउट होकर के निकलती है और डिटेक्टर में पहुंचती है, तो डिटेक्टर में पहुंचने के बाद इस मॉलिक्यूल्स में होने वाले फिजिकल कैरेक्टर के बारे में हमको इन्फॉर्म करती है, और इस इंफॉर्मेशन के थ्रू ही हम ये जान पाते हैं कि मॉलिक्यूल कैसा है। अब ये बात आती है कि क्या एक ही तरह का वेवलेंथ वाली लाइट सारी तरह की इंफॉर्मेशन दे पाएगी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अलग अलग तरह के वेवलेंथ की लाइट अलग तरह के इंफॉर्मेशन देती है, और इसको हम एक क्लासिफिकेशन के थ्रू समझ सकते हैं, स्पेक्ट्रम के क्लासिफिकेशन के थ्रू समझ सकते हैं। वो क्या है, इसके लिए हम एक ट्रिक बना लेते हैं। CG X UV I R M R, जहां पे CG इंडिकेट करता है कास्मिक रे को, G इंडिकेट करता है गामा रेस को, और X इंडिकेट करता है हमारा एक्स रे को, और UV इंडिकेट करता है, जो कि ऑफकोर्स हमारा ये वीडियो का 3 पार्ट है। UV रेंज को करता है, UV विजिबल रेंज को, और IR इंडिकेट करता है इंफ्रारेड बोल सकते हैं इसको, और ये इंडिकेट करता है माइक्रोवेव, और R इंडिकेट करता है रेडियो वेव। यहां पर बात करें कॉस्मिक रे की, तो इस कॉस्मिक रे की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, वेरी हाई एनर्जी। जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ते जाते हैं, एनर्जी डिक्रीज होती जाती है, और यहाँ पर रेडियो वेव्स की एनर्जी बहुत कम हो जाती है, वेरी लेस एनर्जी। एक रिलेशन है हमारे पास E = h/nu। हम जानते हैं कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है लाइट की, वैसे वैसे उसकी एनर्जी भी बढ़ती है, और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन भी एक तरह से इस तरह से भी दिया जाता है, μ c/λ। यदि हम इन दोनों को इंट्रोड्यूस करें तो ये हो जाएगा h = c/λ, जहां c हमारा वेलोसिटी ऑफ लाइट है और λ हमारा वेवलेंथ ऑफ द लाइट है। या इसको हम एक तरीके से इन दोनों को कांस्टेंट ले लें तो E = हो जाएगा E ∝ 1/λ। इस रिलेशन से ये पता चल रहा है कि जैसे जैसे हमारी एनर्जी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, वैसे वैसे हमारी वेवलेंथ कम होती जाएगी। तो हमने भी ये कहा था कि हमारा कॉस्मिक रे है, उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, तो ऑफकोर्स एनर्जी बहुत ज्यादा होने से इसका जो वेवलेंथ होगा वो बहुत कम होगा, वेवलेंथ जो होगा वो कम होगा, लेस होगा, और इसका जो वेवलेंथ होगा, वेवलेंथ लेम्डा का जो वैल्यू होगा वो हाई होगा, बहुत ज्यादा होगा। इसको देख करके हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम इस बॉटम साइड जा रहे हैं तो हमारी एनर्जी डिक्रीज हो रही है, तो एनर्जी डिक्रीज हो रही है, एनर्जी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, हम ये कह सकते हैं एनर्जी डिक्रीज हो रही है, और हमारी साथ ही साथ वेवलेंथ जो है इंक्रीज हो रही है, वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है। अब
इसके बारे में यदि थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन ले तो हमको ये पता चलता है कि ये जो गामा रेस है और कॉस्मिक रे है, इनका जो फिजिकल इंटरप्रिटेशन है उनका ज्यादा नहीं रहा है। यानी हम मॉलिक्यूलर डिटेक्शन में कॉस्मिक रे और गामा रे का ज्यादा यूज नहीं करते हैं या नहीं करते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा रोल प्ले होता है एक्सरे का। जैसे जैसे हम स्पेक्ट्रोस्कोपी को और डील करते जाते हैं तो हम अलग अलग तरह के वेव्स को लेते हैं, जिसमें से एक पहला आता है एक्सरे। एक्सरे में हम लोग कोर इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। जब किसी मॉलिक्यूल्स के इनर सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में बाइंडिंग एनर्जी की चर्चा करनी हो तो हम एक्सरे का सहारा लेते हैं। यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में मॉलिक्यूल्स में होने वाले इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के थ्रू हम मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर के बारे में डिफाइन करते हैं। इसके बाद आता है आईआर। आईआर में हम लोग इंफॉर्मेशन लेते हैं स्ट्रेचिंग का। मॉलिक्यूल्स में जब दो एटम के बीच डायपोल जनरेट होती है तो डायपोल्स की जनरेट होने के कारण मॉलिक्यूल वाइब्रेट करने लगता है और वाइब्रेशन के थ्रू एनर्जी जनरेट होती है, जिसको हम वाइब्रेशनल एनर्जी भी कहते हैं या स्ट्रेचिंग भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल। और इसके बाद आता है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव में हम बात करते हैं रोटेशनल एनर्जी की। जैसे कि हम किसी सिस्टम पर माइक्रोवेव एनर्जी रेडिएट करते हैं, मॉलिक्यूल्स के में रोटेशन जनरेट होती है और रोटेशनल के कारण रोटेशनल एनर्जी प्रोड्यूस होती है और उस रोटेशनल एनर्जी के थ्रू हम मॉलिक्यूल्स के इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। इसके बाद आता है रेडियो वेव। रेडियो वेव न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस में यूज किया जाने वाला वेव है और इस वेव के थ्रू हम बात करते हैं न्यूक्लियर स्पिन की। जैसे ही हम रेडियो फ्रीक्वेंसी की लाइट एनएमआर सिस्टम में डालते हैं वहां पे मॉलिक्यूलर न्यूक्लियर स्पिन जनरेट होती है और न्यूक्लियर स्पिन के थ्रू हम मॉलिक्यूल्स में होने वाले हाइड्रोजन की पोजीशंस के बारे में या हाइड्रोजन के सिलिंग या डिसिलिंग के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो ये थोड़ा सा जनरल इंस्ट्रक्शन हो गया स्पेक्ट्रम के थ्रू। यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू जब आप बात करते हो इसके डेफिनेशन को। तो डेफिनेशन एक लाइन में दिया जा सकता है कि व्हाट इज हम स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच डील्स अबाउट द इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। बस इतना ही है जहां पे हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में मैटर और लाइट के इंटरेक्शन के बारे में चर्चा करते हैं। अब हम चलते हैं अगले स्लाइड की ओर जहां पे हम चर्चा करेंगे यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के बारे में। यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूवी विजिबल रेंज को ही एब्जॉर्ब करता है और इसी के नाम पर इसका नाम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का नाम इस लाइट के नाम पर ही पड़ा है। इस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के बारे में सबसे पहले इंफॉर्मेशन 1941 में आर्नोल्ड बैकमैन के द्वारा दिया गया था। आर्नोल्ड बैकमैन ये साइंटिस्ट थे, यूएस के साइंटिस्ट थे और उन्होंने सबसे पहले प्रोटीन के बारे में इंफॉर्मेशन लिया था यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की सहायता से। यदि हम इसके रेंज के बारे में चर्चा करें तो यहाँ पे यूवी का जो रेंज है 200 nm से 400 nm होता है और विजिबल का जो रेंज है वो 400 nm से 800 nm तक होता है। एक बुक है जिसका नाम है बैनवेल, जहाँ पे इसका जो लेंथ है दिया गया है 190 mm टू 400 mm। तो हम किसी में से भी एक को सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई ज्यादा डाउटफुल ही नहीं है यहाँ। अब यदि हम रिलेशन E प्रोपोर्शनल टू 1/λ देखें तो यहाँ पे हमारा लैम्डा का वैल्यू लेस है तो इसकी एनर्जी हाई होगी, हाई एनर्जी। और इसकी एनर्जी की बात करें 800 nm की तो इसकी एनर्जी लेस होगी क्योंकि इसका लैम्डा का वैल्यू ज्यादा है, एनर्जी लेस होगी। यानी हम 200 nm से 800 nm की ओर बढ़ें तो हमारी वेवलेंथ तो बढ़ेगी, साथ ही साथ एनर्जी डिक्रीज होने वाली है। इस बात को जानना जरूरी था। अब इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के बारे में।
तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के बारे में हमको थोड़ा सा मॉलिक्यूल के बारे में भी जानना जरूरी होगा। तो मैं 2-3 मॉलिक्यूल्स लिख रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास मान लो एक है एथेन। इस एथेन को देखने के बाद यदि C को देखें तो यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड दिख रही है, और हम जानते हैं सिग्मा बॉन्ड जो है 2 इलेक्ट्रॉन से फॉर्मेशन होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन से फॉर्मेशन हुआ है तो यहाँ पे सिग्मा होगा। जब ऑर्बिटल सब्सट्रैक्टिव ओवरलैपिंग करते हैं तो सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है, और जब ऑर्बिटल डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग करते हैं तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है। तो यहाँ पे सिग्मा है तो ऑफकोर्स इसका जो लेवल होगा लोअर एनर्जी लेवल में होगा, और इसका सिग्मा स्टार जो बनने वाला होगा वो हाई एनर्जी लेवल में होगा। सिग्मा बॉन्ड की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होने के कारण उसका जो एनर्जी लेवल है में यदि डायग्राम प्लॉट करें तो उसकी एनर्जी सबसे नीचे लिखी जाती है, क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ने के कारण वो लोअर से लोअर एनर्जी रखना चाहता है और वो उसको हम नीचे रेडिएट करते हैं। इसी तरीके से हम लोग एक और मॉलिक्यूल जिसके हम एथिलीन के बारे में चर्चा करें तो एथिलीन में सिग्मा बॉन्ड भी है और पाई बॉन्ड भी है। तो सिग्मा बॉन्ड में सिग्मा टू सिग्मा स्टार को ट्रांजिशन मिलेगा, लेकिन यदि हम एथिलीन में बात करें तो सिग्मा बॉन्ड भी है और पाई बॉन्ड भी है। तो यहाँ पे पाई है तो पाई स्टार भी होने वाला होगा। तो पाई बॉन्ड का जो एनर्जी है तो वो सिग्मा बॉन्ड से थोड़ा ज्यादा होता है, और हम ये कह सकते हैं सिग्मा बॉन्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है और पाई बॉन्ड की स्टेबिलिटी कम होती है। पाई बॉन्ड वीक होती है तो वीक होने से उसकी थोड़ी सी एनर्जी ज्यादा होती है, तो उसको सिग्मा के ऊपर लिखा जाता है। इसके बाद एक हमारे पास मॉलिक्यूल है जस्ट लाइक यदि हम चर्चा करें CH3Cl, तो यहाँ पर हमारे पास क्लोरीन मॉलिक्यूल्स को एटम्स को देखें तो यहाँ पे है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि इसकी एनर्जी और ज्यादा होती है। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जिसको हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं, इसकी एनर्जी पाई बॉन्ड से भी ज्यादा होती है, यानी ये अनस्टेबल होता है, पाई बॉन्ड से भी ज्यादा अनस्टेबल होता है हमारा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। इसके बाद एनर्जी आती है पाई स्टार की, और इसके बाद एनर्जी आती है सिग्मा स्टार की। यानी ये देखा जाए तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसका एंटी बॉन्डिंग उतना ही ज्यादा होगा। यहाँ पे देखने के बाद वैसा लग। एक और बात आती है पाई स्टार की एनर्जी सिग्मा स्टार से ज्यादा थी, तो उसका जो एंटी बॉन्डिंग होने वाला है सिग्मा स्टार से कम होगा। यानी जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो उतना ही ज्यादा उसका एंटी बॉन्डिंग का एनर्जी होगा, जो कम स्टेबल होगा उसका एंटी बॉन्डिंग थोड़ा सा कम होगा। तो इस बेसिस पे हम इसके एनर्जी लेवल्स को बात कर सकते हैं। अब जब हम लाइट किसी मॉलिक्यूल पर देते हैं, जिस तरह से ये 3 हमने रिप्रेजेंट किया है एग्जांपल को, यदि हम किसी एक सैंपल लें और सैंपल में यूवी लाइट डालें और यूवी लाइट जब रेडिएट करें जस्ट लाइक यहाँ पे, तो यहाँ पे जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और एनर्जी को एब्जॉर्ब करके यदि इसमें पाई बॉन्ड तो नहीं है तो ये सिग्मा का इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार हो जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल के अंदर सिग्मा का जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा था, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और सिग्मा स्टार में चला जाएगा। तो इस तरीके से इसमें सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन देखने को मिलती है। तो किसी अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स में अलग अलग तरह के एक्साइटेशंस आते हैं, और इन एक्साइटेशंस को मैं थोड़ा सा लिखना चाहूँ तो यहाँ पे होगा नॉन बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन पाई स्टार में जा सकता है, नॉन बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार में जा सकता है, पाई ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन पाई स्टार में जा सकता है, और सिग्मा का इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार में भी जा सकता है। लेकिन क्या इसके अलावा और पॉसिबिलिटीज है? इसके अलावा और पॉसिबिलिटीज देखें तो सिग्मा पाई स्टार में जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा है और यहाँ पे पाई स्टार है, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन भी यहाँ जा सकता है। और इसके अलावा पाई स्टार का जो पाई का इलेक्ट्रॉन, ये जो पाई का इलेक्ट्रॉन है, क्या वो सिग्मा स्टार में जा सकता है? सिग्मा स्टार। तो इस तरीके से बात करें तो हम ये पता लगाते हैं कि इस तरह से ट्रांजिशन दिखती है। अब हम ये बात करेंगे कौन सा ट्रांजिशन अलाउड होगा, कौन सा ट्रांजिशन
फॉरबिडन होगा, किस ट्रांजिशन से हमको स्पेक्ट्रा मिलने वाली है और किस ट्रांजिशन से स्पेक्ट्रा नहीं मिलने वाली है, और किस ट्रांजिशन से हमें हाई इंटेंसिटी की सिग्नल मिलने वाली है और किस ट्रांजिशन से हमको लो इंटेंसिटी वाली सिग्नल मिलने वाली है। हम इस बात को पता लगाने के लिए एक रूल पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं सिलेक्शन रूल।